बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल एजुवेव के ऊपर। और कल अपन बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट वहां तक पहुंचने से पहले अपन ने एक और टॉपिक पढ़ लिया, दैट वाज एरिया वेक्टर, बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो कल अपन बात कर रहे थे एरिया वेक्टर के बारे में। तो आप है ना, जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि जो लास्ट का वीडियो अपना है उसको आप देखें और आप उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, देखो इसमें कल अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन ने डिफाइन कर दिया था, है ना, कुछ हद तक। और उसके जो क्वेश्चंस है वो भी अपन ने किए थे एक आधे। आज एक आधे क्वेश्चंस मेरे पास में और है, अपन वो डिस्कस करते हैं एक बार के लिए ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हालांकि क्वेश्चन आपको यहाँ दिख गया होगा ना स्क्रीन के ऊपर, तो आप एक काम करें, कॉपी और पेन निकाल ले, नोट्स बनाए आप ना शानदार वाले, और इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अपने एंड से खुद ट्राई करें और उसके बाद में आप अपने आप को काउंटर चेक करें मेरे सॉल्यूशन से ना। देखो ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, determine the electric flux through an electric field E that is given and area that is also given। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन को ना, आपको ये बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज 200 IK प्लस प्लस 300 JK, 300 JK, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड जो एरिया वेक्टर है सरफेस का एरिया वेक्टर, हालांकि इसने यहाँ पे एस बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एस वेक्टर दैट इज गिवन 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 KK, है माइनस से KK। ठीक है, सॉरी यहाँ पर JKP है। ओके, अब मुझे यहाँ पर ये निकालना है कि कितना फ्लक्स वहां पर लिंक हो गया है सरफेस की, है ना, सरफेस से। तो पहली बात तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका। डायग्राम मान लो अभी कोई एरिया किसका है, कोई स्क्वायर प्लेट है या कोई रेक्टेंगल प्लेट है, अपने को कुछ गिवन नहीं है, तो मैं कुछ भी एक एरिया मान लेता हूँ रैंडमली। मान लो मैंने ये एरिया मान लिया, ठीक है। इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, लेट्स सपोज इस साइड में आ गया, हालांकि बोल रखा है जेकेएफ की ओर है, देन डेफिनेटली जो आपकी प्लेट है वो यहाँ रखी हुई है, तभी तो जो एरिया वेक्टर बनेगा इसका कहाँ आएगा, जेकेएफ की ओर आएगा, ये आपका एस वेक्टर आ गया, दैट इज गिवन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर है इस रीजन में, वो आपको गिवन है इस साइड में, मान लो अपन ने ई मान लिया यहाँ पर, एंड दैट इज आल्सो गिवन। आपको फाइंड करना है कि इस वाले एरिया से कितना फ्लक्स लिंक हो गया है, आपको ये निकालना है। तो पहली बात तो फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो अपन ने कल डिस्कस कर लिए थे, आप याद करो। मैंने कहा था आपको बहुत ध्यान से कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, इन दैट केस टू फाइंड फ्लक्स वी ऑलवेज यूज E डॉट A, है ना। लेकिन यहाँ पर ए को एस बोल रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, नाम ही चेंज किया है ना, E डॉट S, है ना, ये एरिया ही है कहीं ना कहीं, है ना, सरफेस एरिया। E is given, now put value of E 200 IK plus 300 JK, ठीक है। एंड जो S वेक्टर है दैट इज आल्सो गिवन 5 into 10 to power minus 3 JK। अच्छा, अब देखो यहां तक कर लिया अपन ने, अब जो फिजिक्स का काम है ना वो यहाँ पर, है ना, फिनिश हो गया। फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक ही काम में आएगा। अब आगे जिस बच्चे की जो मैथ्स है थोड़ी सी अच्छी होगी वो इसको आराम से कर लेगा सोल्व। देखो कैसे, हालांकि अपन ने कल बात भी की थी इसके बारे में कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, और डॉट में अपन क्या करते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी कितना होता है, 1 होता है। और इसके उल्टा बोलूं मैं आपको कि आई डॉट जे बोलो या जे डॉट के बोलो, दिस ऑल आर इक्वल टू 0। तो आप चेक करें, मैंने कहा था आपको वहां पर कि आप आई को आई से मल्टीप्लाई करें। पहली बात तो इस वाले वेक्टर में आई केप है ही नहीं, है ना, तो आप ध्यान दें यहाँ पर आई केप बना लो आप, है ना, 0 आई केप, एक ही बात है ना, 0 आई केप। अरे जब नहीं है तो 0 मैंने यहाँ लगा दिया। अब चेक करें, इस आई को मैं यहाँ आई से मल्टीप्लाई करूंगा, आई के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट है वो 200 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आएगा 0, क्योंकि 200 इंटू 0 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। इसके बाद में जे डॉट जे करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो जे का जो कोफिशिएंट है वो 300 है, तो यहाँ पर आएगा 300 इंटू यहाँ का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब आप इसको ना सोल्व कर ले आराम से, दिस विल बी इक्वल टू 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 1
और इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, देन द आंसर विल बी 1.5 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है। एंड आल्सो वी कैन राइट एज 1.5 वेबर, ठीक है ना, वेबर। दिस विल बी योर आंसर। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस है ना आईआईटी में नहीं आएंगे, इसकी इतनी औकात नहीं क्वेश्चन की वो आईआईटी में आ सके, बट हाँ बोर्ड के लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो जो बोर्ड के स्टूडेंट है वो ध्यान दे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ना जनरली पूछता भी है आपसे ना, तो वो ध्यान से इसको आप पढ़ ले, आप नोट कर ले इसको आप। दिस विल बी योर आंसर। इसके बाद में जो एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं ना अपन फटाफट से ना, क्योंकि उसके बाद में अपने को ना आगे भी पढ़ना है क्वेश्चंस। अच्छा, और जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना वो मैंने आपको ना लास्ट टाइम भी आपको ना मैंने वीडियो में डाल दी थी वहां पर ना, तो आप उसको देखना वहां से आप। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन है जो एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बोला हुआ है अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E whose direction is along the axis of electric field, then so that total flux through the cylinder will be 0। आप क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए। क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि मान लो कि एक सिलेंडर मान लिया अपन ने, ये अपन ने एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया। अब ये सिलेंडर आपका होलो है या सॉलिड है उससे कोई ना फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज द गिवन। और इस सिलेंडर का जो एक्सिस है, सिलेंडर का जो एक्सिस है वो किस साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में है। पहली बात तो इसका एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। और अब क्वेश्चन ने आपको बोला है यहाँ पर आराम से बहुत ध्यान से कि इसका जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो भी क्या है, इस साइड में ही एक्ट कर रहा है ना, काम कर रहा है। अब मुझे ये निकालना है कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स लिंक हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है पहले ही कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो यहाँ पर कुछ एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। जब भी ऐसा होगा लाइफ में कभी भी कि यदि किसी है ना एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर फ्लक्स बनेगा। तो यहां पर अपन अब ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ के पूरे रीजन में है ना, हालांकि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है क्योंकि कितनी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं ना, कोई काउंटिंग तो इनकी है नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन आप मान सकते हो यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, कितना मान लिया मैंने, आर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, ओके, एंड द लेंथ इज एल। हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं है, और दिया हुआ आपको इसलिए नहीं है कि आपका जो आंसर आएगा वो अच्छा वाला आपका आंसर आएगा, वहां पे इनकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको गिवन भी नहीं है। बट क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ है ना स्टार्टिंग में इसको अज्यूम कर लिया, मान लिया। अब ध्यान दे एक बार के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पूरे रीजन में क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, मतलब कि वो इस साइड में ही एक्ट कर रहा है। अब ध्यान दे, बताओ मुझे कि क्या इस पूरी बॉडी का एरिया वेक्टर एक ही होगा या बहुत सारे होंगे। दिस इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट कि इस पूरी बॉडी का जो एरिया वेक्टर होगा वो एक ही होगा या मोर देन वन हो सकते हैं। पहली बात तो एक ऐसी बॉडी है, ये क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस है, और कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी कि क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, हमेशा बाहर की ओर होगा। तो आप एक काम करें, आप इस पूरे सिलेंडर के आप तीन पार्ट कर ले सिमेट्रिक ना फॉर्म से। जो सिलेंडर का जो फर्स्ट पार्ट है आप इसको मान ले, सिलेंडर का जो सेकंड पार्ट है वो आप इसको अज्यूम कर ले, और थर्ड पार्ट जो सिलेंडर का है वो आप ये वाला मान लो, करो पार्ट है ना, ये वाला थर्ड पार्ट ये वाला। अब मैं एक काम करूं, अच्छा मैंने पार्ट क्यों किए इसके, मैंने पार्ट यहां पर इसलिए किए क्योंकि इन तीनों पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका कुछ अलग डायरेक्शन में आएगा, इसका कुछ अलग ना डायरेक्शन में आएगा, इसका अलग आएगा। इसीलिए जितने पॉसिबल एरिया वेक्टर हो सकते हैं उनके आप उतने ही पार्ट कर लिया करो हमेशा। अब मैं पहले निकालता हूं फ्लक्स लिंक विथ पार्ट वन कि इस पार्ट वन से कितना फ्लक्स लिंक होगा, फाई वन निकालना है, फाई वन। पहली बात तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, ई ए कोस थीटा। यहां पर मैंने ये वाला फॉर्मूला काम में क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है। और यदि बात करें अपन तो इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा आपका, एक साइड में होगा। अच्छा किस साइड में होगा बताओ मुझे आप, जैसे मान लो मार्कर ही मान लो आप, सिलेंडर मान लो इसको आप, तो ये वाला पार्ट हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया, एक पार्ट इसमें ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब चेक करिए आप कि इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर किस साइड में आएगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब कि इस साइड में आएगा। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो इस साइड में आएगा, एरिया वेक्टर इस साइड में आएगा इस वाले पार्ट के लिए। इन बाकी की कहानी क्या होगी बाद में अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपन ओनली ये चेक कर रहे हैं कि इस पार्ट का एरिया वेक्टर किस साइड में आएगा। अच्छा इसी रीजन में, इसी जगह पर
इसी एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में है, वो तो फिक्स है, वो तो हर जगह पे इस साइड में ही है, ई तो हाँ इस साइड में ही है। तो अब निकालने के बाद आराम से कि यहाँ पे पार्ट 1 के लिए ई और ए में एंगल कितना मेंटेन हो गया 180, बिकॉज बोथ आर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पर आएगा ई इंटू ए इंटू कोस 180 एंड व्हाट इज द कोस 180 -1 है ना। कुछ बायो वाले बच्चे होंगे उनकी थोड़ी मैथ्स टाइट होती है, पहले बोल दो उनको कि cos 180 जो है दैट इज इक्वल टू -1, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का EA, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से आप φ2 निकाल ले। φ2 क्या है, इस वाले पार्ट का फ्लक्स कितना होगा, इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट का जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी इस साइड में ही आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर आएगा। और इस पार्ट के लिए ED अपना कहां पर है, इस साइड में ही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एंगल है वो 0 बन जाएगा, EA cos 0 एंड व्हाट इज द cos 0 1। तो ये दिस विल बी इक्वल टू EA, ये अपना आ जाएगा φ2 का वैल्यू। इक्वेशन नंबर लास्ट पार्ट है φ3। φ3 क्या होगा इसमें ना, φ3 का फॉर्मूला भी वो सेम रहेगा, EA इंटू कोस थीटा। नाउ पुट वैल्यूज, E तो क्या है, E मान रखा है अपन ने पूरे रीजन में, और जो A है वो कितना होगा, A अपना होगा 2 पाई इंटू RL। पता है आपको ये वाला है ना, आपको आना चाहिए चीज कि सिलेंडर का जो ये वाला एरिया होता है ना वो कितना होता है 2 पाई R इंटू L होता है। और रही बात एंगल के बारे में तो यहाँ बहुत ध्यान से काम करें कि इस वाले पार्ट के लिए E और A में एंगल कितना है वो आपको देखना पड़ेगा एक बार के लिए। चलो ट्राई करते हैं इसको ना अपन। बताओ कि जैसे मान लो ये मार्कर ही मान लेते हैं, मार्कर मेरे पास में ना और पड़े हैं बहुत सारे। ये मान लो पार्ट आप, अब इस पूरे रीजन में इस पूरे पार्ट के लिए E अपना किस साइड में है, वो तो x की ओर है, x एक्सिस के ना और है, और जो एरिया वेक्टर होगा वो किस साइड में होगा। अब इस पूरे पार्ट का एरिया वेक्टर एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। जैसे मैं बात करूं इस वाले एलिमेंट के लिए तो इस वाले ऊपरी एलिमेंट के लिए अपना जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर आएगा, और इस वाले पार्ट के लिए जो आपको दिख पा रहा है इस वाले है ना पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर जो आएगा वो आपकी ओर आएगा, इस साइड में आएगा। मतलब कि पूरी सरफेस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, आप यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो इस पूरे सरफेस के जो एरिया वेक्टर बहुत सारे हैं। बट यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि भले ही एरिया वेक्टर कोई सा मान लो, आप ये वाला मान लो या आप ये वाला मान लो, सब एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा 90 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इस साइड में ही है हर बार। तो भले आप यहाँ पे सरफेस पे कोई सा भी आप वेक्टर अज्यूम कर लो, ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, इन सब पार्ट के लिए एंगल कितना आएगा 90 आएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर इसका इस साइड में आएगा, इसका इस साइड में आएगा। बट अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर भी E और M एंगल कितना है 90, और यहाँ पर भी E और M एंगल कितना है 90, और बाकी पार्ट के लिए भी कितना आएगा 90 आएगा। मतलब कि इस पूरे कर्व पार्ट के लिए जो एंगल है वो कितना है 90 है। Then the cos 90 will be 0. That's why phi 3 will be equal to also 0. This is the equation number 3rd. Now you have to find net flux. इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं। Phi net. Phi net will be, अच्छा पहली बात तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, अपन ने कल ही बात की है, आप याद करो। फ्लक्स जो है that is a scalar quantity. That's why we can add them simply. तो यहाँ पे जो net phi आएगा वो आएगा phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Phi 1 is equal to minus EA and phi 2 equal to plus EA and phi 3 equal to 0. EA will cancel out with EA, then the answer will be 0 Weber. That's why the net answer, the final answer will be 0. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो इसमें इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। यदि आप थोड़े से स्मार्ट हो, आपने पढ़ाई कर रखी है, बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ आपने, तो इसमें इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। देखो कैसे, आप जो बेसिक डेफिनेशन है फ्लक्स की आप वो याद करो, आप पुरानी बातें अपनी शक्तियां आप याद करो। अपन ने वहां पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक मीनिंग ये होता है कि किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब चेक करो कि इस बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, हाँ इस साइड में है। आप सोचो कि इसमें जितना फील्ड लाइन एंटर कर गया उतना ही तो एग्जिट कर गया। जैसे मान लो मैं आपके ना आसान करने के लिए ओ ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें यदि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी एंटर मार रही है तो 3 ही यहाँ से क्या हो रही है, एग्जिट भी हो रही है। तो यदि आपने जो एंटर मारने वाला साइन जो है वो आपने प्लस मान लिया तो जो एग्जिट साइन कितना आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड लाइन आएगी ना आपकी वो कितनी बनेगी, आपकी इसमें 0 बनेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि जितनी इसमें एंटर मार रही है उतनी यहाँ से क्या हो गई, एग्जिट भी हो गई। तो इस वाले पूरे सिलेंडर से कोई भी फ्लक्स क्या हुआ, लिंक नहीं हो पाएगा, है ना। यदि ऐसा होता है कि कुछ फील्ड लाइन आपकी कम निकलती है, कम एंटर मारती है, तो उस केस में आपका आंसर डिफरेंट आता। बट ये कॉमन सेंस की बात है कि इसका आंसर कितना आना है, 0 इसका आंसर आना है, ठीक है। अच्छा, आप यदि आपको शॉर्ट ट्रिक वाला जो मेथड आपको नहीं आया तो आप उससे आप पैनिक ना हुआ, आप टेंशन ना लिया, आप जो अपन ने पढ़ा है पूरा प्रोसेस, क्योंकि यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप उससे काम आपका नहीं बनेगा, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा वहां। तो आपको ना बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा उनको, है ना, कैलकुलेशन से कि हाँ इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। द लास्ट क्वेश्चन इज, देखो इसमें आप एक और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बनाना। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। चलो ओके, चलो देखो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है आपका, a circular sheet of radius 5 centimeter placed in a uniform electric field of 5 into 10 to power minus 5 volt upon meter such that its plane make an angle 30 degree with the field, then determine the electric flux through the circular plate। जैसे द क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई एट योर एंड, है ना, खुद के एंड से आप इसको ट्राई करें एक बार के लिए, मजा आएगा आपको, क्योंकि जो फ्लक्स है ना वो बहुत काम की चीज है, इसका जो इंपॉर्टेंस है आपको बाद में मालूम पड़ेगा गाउस लॉ के अंदर, है ना। तो इसीलिए मैं इसमें आपको ना बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ हर जगह पे ना। क्वेश्चन का डायग्राम बनाए अपन, क्योंकि आई थिंक कि मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 3-4 स्टेप होती है ना। ये आप सुन लिए, आप ध्यान से ना इस चीज को, आप ये आपके ना हर बार आपके काम में आएगी कि पहली बात तो क्वेश्चन को देखते ही यदि आपका उसका डायग्राम जो क्वेश्चन का आपके माइंड में नहीं बन पा रहा तो उसको आप कभी कर नहीं पाओगे आप क्वेश्चन को सोल्व। ये पक्की बात है कि यदि उस क्वेश्चन का डायग्राम जो उसकी इमेजिनेशन है वो आपके माइंड में बिल्डअप नहीं हो रही है तो उसका आप सॉल्यूशन कर ही नहीं पाओगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन देखते ही उसका डायग्राम अपने माइंड में बनाएगा आप कि हाँ इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक प्लेट है, एक एरिया है, सब कुछ बातें आपके माइंड में रिकॉल होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं आप, देखो इसमें जैसे मान लो मैं बनाऊं डायग्राम कि उसने बोला क्वेश्चन ने कि ये मान लो एक अपने प्लेट मान ली सर्कुलर, इसका जो रेडियस है वो गिवन है आपको, रेडियस अपने आर मान लिया, आर का वैल्यू गिवन है, डोंट वरी ना। अच्छा अब देखो इसका जो प्लेन होगा वो ये वाला प्लेन कहलाएगा, ये इसका प्लेन है ना। जैसे कल ही अपन ने बात की थी, चलो देखो जैसे मान लो कि ये हालांकि सर्कुलर तो नहीं है, मान लो आप इसको ना, हालांकि रेक्टेंगल है, सर्कुलर मान लिया अपन ने, तो इसका जो प्लेन है वो ये वाला है। तो ये प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 30। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस साइड में यूज कर लिया E, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने यहां मान लिया है, तो जो एंगल है वो आपको ये गिवन है 30 डिग्री, ये गिवन आपको क्वेश्चन में, आपको E भी गिवन है, एंगल गिवन है, R गिवन है ना। आपको अब ये फाइंड करना है कि कितना फ्लक्स इससे लिंक हो पाएगा, फाई कितना इसका आएगा, ठीक है। ध्यान दें आप इसके ऊपर, पहली बात तो इसको मैं यहां सोल्व कर दूं कि फाई इक्वल टू होता है अपना EA cos थीटा, EA cos थीटा, वही रामबाण है ना। जनरली आपको ये एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस में, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में अपन ना जो सेकंड फॉर्मूला है जो इसका वो अपन यूज करेंगे, जनरली अपन यही काम मिलेंगे। चलो ई तो ई रहने दो एक बार के लिए, ए तो ए है ना, ठीक है, इसका वैल्यू मैं भी पुट कर दूंगा आपको। मेन जो काम की चीज है वो है एंगल के बारे में, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ बच्चे जनरली गलती करते हैं हमेशा। चेक करो कि ये एंगल कौन सा होता है, ये एंगल किन के बीच का होता है, तो मैंने आपको वहां बहुत ढंग से लिखवाया था कि दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चेक करो कि जो 30 गिवन है आपको, क्या वो वाकई E और A के बीच का एंगल है क्या, नहीं, वो तो सरफेस के बीच का और E के बीच का एंगल है। मुझे कौन सा एक एरिया एंगल फाइंड करना पड़ेगा, E और A के बीच का। अच्छा तो पहले आप तो ये बताओ कि इस प्लेट का एरिया वेक्टर किस साइड आएगा, ऊपर की ओर आएगा नॉर्मली, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस साइड में आएगा, ऊपर की ओर। अब चेक करें कि E और A में एंगल कितना होगा। अब चेक करें कि ये जो एंगल है पूरा वो 90 होगा, 30 इसमें ये वाला ऑक्यूपाई हो गया, तो जो एंगल ये वाला बनेगा दिस विल बी 60। क्लियर है आपको, 60 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर E और A में जो एंगल है वो 30 नहीं है, 60 है, और बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में एंगल को 30 पुट कर देते हैं और उसका आंसर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे आएगा cos 60। नाउ अब कोई दिक्कत नहीं है, E इज गिवन। अच्छा एरिया इज नॉट गिवन है ना, R इज गिवन, R इज द रेडियस,
but we can find area with help of r, because this is circular plate and area of circle कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू cos 60, वो कितना होता है 1/2। आगे इसको मैं सोल्व नहीं करने वाला ना, आप खुद ही कर लेना, अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब मजदूरी बाकी है इसमें, है ना, मजदूरी करनी पड़ेगी आपको कि ई को पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, सब कुछ पुट करके अपना इसका आंसर निकाल लेंगे। बट यहाँ भी एक गलती बच्चे यहाँ पर ये करेंगे कि जो रेडियस है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मीटर बिकॉज वी आर पुटिंग ऑल वैल्यूज इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, क्योंकि ई जो है वो भी किस में एसआई के अंदर, ए भी किस में एसआई में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा एसआई के अंदर, तो इसका जो आर बनेगा वो आएगा 5/100 मीटर। इसको आप यहाँ पुट करना, गलती आपसे नहीं होगी फिर, ठीक है, नोट कर ले, बहुत टाइम हो गया इसमें ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखे हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं कर रहा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, आपके भरोसे, आप पे ना भरोसा कर लूँ मैं इसके लिए, उदाहरण को ना नोट कर लो। इसका आंसर बोल दूं मैं, इसका आंसर आएगा 1.96 इंटू 10⁻3, 1.96 इंटू 10⁻3। चलो भाई, तो ये सब कुछ पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्वेश्चन भी किए, समझ भी लिया अपन ने इसको कि एंगल कौन सा काम में आएगा, सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली। अब छोटा सा टॉपिक आएगा, गाउस लॉ को स्टार्ट करने से पहले, अभी गाउस लॉ को अपन जाएंगे ना, आज जाएंगे, आज पढ़ेंगे उसको, बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक है जो बचता है, वो देखो आप, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब कि चार्ज का फैलाव, चार्ज कैसे फैला हुआ है बॉडी के ऊपर। आप ना 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं इंक भर लूँ ना मार्कर में, इंक कम हो गई। गजबन पानी ने चाली, ओ गजबन पानी ने चाली, ला 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 ला। अरे यार बहुत गर्मी पड़ रही है यार, ये ले, बहुत सारी इंक भर दी मैंने तो, ले काम से यार, एक सेकंड के लिए अब ना, चलो हाँ होगी क्या मेरे काम ना, इंक मैंने फिल कर ली है। चलो जो नया टॉपिक है दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का फैलाव, चार्ज कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ध्यान दे, इसके 3 टाइप होंगे। इसका जो फर्स्ट टाइप आएगा वो होएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। हालांकि ऐसा कुछ अपन ने 11th में पढ़ रखा है शायद, है ना, कि लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, उसी प्रकार का फंडा जो है यहाँ पर आएगा चार्ज के बारे में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका जो चिन्ह रहेगा, सिंबल जो रहेगा दैट इज लैम्बडा, है ना, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, दिस इज द LAMBDA, लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा। अब ध्यान दो क्या होता है लैम्बडा और कब काम में आएगा लैम्बडा ना, ठीक है, ध्यान दे। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक वायर है मेरे पास में, बेसिकली जो ये वाला पार्ट है वो अपना काम क्या होगा 1D बॉडीज के लिए, कैसा 1D बॉडीज के लिए, 1 डायमेंशनल बॉडीज के लिए। अब 1 डायमेंशनल कौन सी होती है, वायर, है ना, किसको मानेंगे अपन, वायर को ना, क्योंकि वायर में ओनली एक ही डायमेंशन होती है, एक्स होता है या वाई होगा, है ना। अब ध्यान दे, मैं आपको ये बोलूं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास में एक वायर है, इस वायर का जो चार्ज है मान लो कितना है, क्यू है, इस वायर पे जो पूरा चार्ज अपन ने रख दिया है वो मान लो कितना मान लिया अपन ने, क्यू मान लिया, और जो उसकी लेंथ है अपन ने कितनी मान ली, एल मान ली। तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि एल लेंथ पे चार्ज कितना है, इस वायर पे क्यू चार्ज है सॉरी, कि वायर की एल लेंथ पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो वायर की 1 लेंथ पे चार्ज कितना होगा, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। और वायर की 1 लेंथ पे चार्ज जो पड़ेगा रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना आ गया आपका, क्यू बाई एल। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन, कि किसी भी वायर के 1 मीटर लेंथ पर 1 मीटर लेंथ के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मींस लाइन, है ना, स्ट्रेट वायर। इसका यूनिट क्या आएगा, व्हाट द यूनिट, तो यूनिट विल बी
कुलाम अपॉन मीटर, कुलाम अपॉन मीटर। देखो आसान है, कुलाम क्यू का और एल मीटर ना, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें एक और चीज आप याद रखिए कि यदि आपको मैं बोलूं कि जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वायर के ऊपर, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पर ज्यादा चार्ज अपने मान लो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ मान लो कम चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा चार्ज पड़ा हुआ है, तो यदि आपका जो वायर पे चार्ज जो है वो एक समान फैला हुआ नहीं है, वो वेरी कर रहा है बार बार, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर अपन एक ऐसे मान लेंगे, जैसे मान लो अपने वायर मान लिया, इस वायर की बहुत कम लेंथ dl पर मान लो जो चार्ज पड़ा हुआ है वो अपने क्या मान लिया, dq मान लिया, है ना। पहली बात देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पूरे वायर पे चार्ज जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, और इस वाले पार्ट में मैं क्या मान रहा हूँ कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, एक समान नहीं है, वो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। तो ऐसे पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट मान लेंगे इस वायर के ऊपर, और एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली पर dl मान ली। अब यदि dl लेंथ पे dq चार्ज पड़ा हुआ है, मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना, dl पे चार्ज कितना रखा हुआ है dq, तो 1 पे चार्ज कितना आएगा भाई, dq अपॉन dl, और इसका नाम क्या होगा आपका लैम्डा dq अपॉन dl। तो फॉर्मूला ये भी काम का है, फॉर्मूला ये भी काम का है। ये कब काम में आएगा, व्हेनेवर चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, और यदि चार्ज डेंसिटी जो आपकी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। dl एलिमेंट का लेंथ है और dq आपका उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज का अमाउंट है, ठीक है। उदाहरण इसको आप, तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि dq कितना आएगा, dq आपका बन जाएगा लैम्डा इंटू dl। अब इस चैप्टर में आगे मैं इसको काम में लूंगा एक दो बार, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आएगा इसका डेंसिटी का, वो होगा एरियल चार्ज डेंसिटी। ध्यान देना एक बार के लिए आप इस पे, एरियल चार्ज डेंसिटी ये आएगा। देखो इसमें इसका सिंबल जो रहेगा वो अपना आएगा सिग्मा, सिग्मा मैं लिख दूं एक बार के लिए ना, सिग्मा SIGMA, मा, है ना, मा। ओके ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो आई थिंक कि आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इसमें कि यहाँ पर जो पहले अपन लेंथ की बात की है, अब की बार अपन एरिया की बात करेंगे, अब की बार अपन एरिया की बात करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे नाम में लिख रहा है ना एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो होगा दैट इज डिफाइंड फॉर, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ये एक एरिया मान लिया अपन ने, इस एरिया का जो वैल्यू है अपन ने a मान लिया, और इस एरिया पे जो चार्ज पड़ा हुआ है मान लो यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है, एक समान रखा हुआ है हर जगह पर, तो चार्ज अपन ने q मान लिया। तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि a एरिया पे चार्ज कितना रखा हुआ है q, तो व्हाट इज द चार्ज एट वन एरिया, q अपॉन a, और वन एरिया पे जो चार्ज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया आपका q बाई a। यदि एग्जाम में आपके पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा और एरियल चार्ज डेंसिटी, देन आप क्या लिख के आओगे कि इट इज डिफाइंड एज चार्ज कंटेन एट ऑन सिंगल ऑन वन एरिया ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। इसका यूनिट क्या आएगा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट, निकालना बड़ी बात नहीं है, फाइंड कर लोगे आप आराम से, आई होप। क्यू का यूनिट क्या होता है कुलाम, और ए का कितना होगा मीटर स्क्वायर। तो पहले वाले है ना पार्ट में यहाँ पे कितना आया था, कुलाम अपॉन मीटर आया था, और यहाँ पर कितना आ रहा है कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये भी आप याद रखें ना। और एक और वही है ना जैसे अपने वहां किया था, यहाँ भी कर रहा हूं मैं, कि मान लो कि एरिया पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं एक एलिमेंट मान लूंगा छोटा सा, इत्तू सा, है ना, एलिमेंट मान लूंगा, और इस एलिमेंट का जो एरिया है मैंने कितना मान लिया, dA मान लिया, और इस एलिमेंट पे जो चार्ज पड़ा हुआ मैंने कितना मान लिया, dQ मान लिया। तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि dA एरिया के ऊपर चार्ज कितना रखा हुआ है, dQ। तो व्हाट इज द चार्ज एट वन एरिया, दैट विल बी इक्वल टू dQ अपॉन dA, और इसी का नाम क्या पड़ेगा, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू बन जाएगा dQ अपॉन dA, और dQ फाइंड करना हो आपको ऐसे क्वेश्चन में, तो सिग्मा इंटू dA। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी अपने आगे काम में आएगा, बट ये कब के लिए, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। उदाहरण इसको अपना डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा कि वो लाइन के लिए कहानी थी, और ये किसके लिए है, एरिया के लिए कहानी है। भाई मैं पहले बोल रहा हूँ आपको कि अपन जब पढ़ेंगे ना गाउस लॉ, तो वहां पर इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आएगा। मैं वहां पे पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज द dq, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा इंटू डी, और सिग्मा क्या है आपका एरियल चार्ज डेंसिटी है। ओके, इसी ऑर्डर में जो लास्ट टाइप आएगा,
लास्ट प्रकार में इसका वो मालूम पड़ गया होगा आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखना एक बार की क्या इसमें ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल जो रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल रहेगा रो, है ना, आर ओ, है ना, आर ओ, रो। ये कुछ सिंबल के नाम होते हैं, वो आप याद कर लो, पूरे 12th में काम में आएंगे आपके ना हर चैप्टर में। ओके, अब जैसे यहां पर अपन बात करेंगे कि मान लो कि मेरे पास में चार्ज कहां पड़ा हुआ है, वॉल्यूम पे रखा हुआ है। तो वॉल्यूम किस में होता है, 3D बॉडीज के अंदर इसका वॉल्यूम होता है, 2D बॉडीज का वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि इसका वॉल्यूम कितना है, इस वायर इस पेज का, इसका वॉल्यूम नहीं है, इसका ओनली एरिया होता है। तो वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम आपका इस डिब्बे का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है कि उस बॉडी ने कितना स्पेस कवर कर रखा है, कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो मैं आपको ये बोलूं कि मान लो कि इस पूरे क्यूब के ऊपर जो चार्ज है वो अपन ने कितना मान लिया, क्यू मान लिया, और इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है अपन ने कितना मान लिया, वी मान लिया। तो मैं क्या बोलूंगा कि वी वॉल्यूम पे चार्ज कितना है, क्यू। तो व्हाट इज द चार्ज एट वन वॉल्यूम, क्यू अपॉन वी। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा रो। रो इक्वल टू बन जाएगा क्यू अपॉन वी। इसके अलावा फटाफट कर रहे हैं इसको अपन, ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, इसका ऐसा यूनिट अपना आएगा कुलाम अपॉन मीटर क्यूब, कुलाम अपॉन मीटर क्यूब। इसके बाद में वही एक और फॉर्मेट डायरेक्टली कर रहा हूं मैं उसको ना, कि dq इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, रो इंटू dv। dv क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है एलिमेंट का, और रो क्या है, डेंसिटी है, और dq क्या है, उसमें चार्ज जो अपन ने कंटेन करवाया है वो चीज है। ठीक है, तो ये सारे जो टाइप है डेंसिटी के वो आप याद रखिए आप। ठीक है, तो बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी है बोले कोई सी भी हो, वो होती किसकी है, वन वॉल्यूम की या वन एरिया की या वन लेंथ की। कि यदि वन लेंथ पे चार्ज जो रखा हुआ है वो उसका नाम क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। ओके, इस पे क्वेश्चंस भी क्या बनेंगे, आप भले चाहो तो एक क्वेश्चन देख लो आप ना फटाफट से ना। वैसे इतने क्वेश्चन यहाँ नहीं बनते हैं, ये जो टॉपिक है वो अपने आगे काम में आएगा। इसको पढ़ने से जो आगे का टॉपिक है ना, उसमें आपको अच्छी पकड़ बन जाएगी आपकी ना, इसके मैंने पढ़ाया है। वैसे अकेला ही टॉपिक कुछ काम का नहीं। अरे यार क्या हो गया इसको, एक सेकंड है ना। जैसे मान लो मैं आपको ही बोलूं कि मेरे पास में एक मान लो क्यूब है, ये अपन ने एक क्यूब मान लिया, मैं टफ वाला पार्ट कर रहा हूं इसका ना, थर्ड पार्ट। इस क्यूब का साइड जो है वो अपन ने मान लो 2 मीटर मान लिया, कितना मान लिया, 2 मीटर। ओके, और मैं आपको बोलूं कि इस क्यूब के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यूनिफॉर्मली, और जो चार्ज का वैल्यू है वो अपना कितना है, वो लेट सपोज 16 कूलम मान लिया अपन ने, 16 कूलम अज्यूम कर लिया। अब ध्यान दें आप, इसमें आपको निकालना यह है फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या कैसे इसका अपन आंसर निकालेंगे, ये अपना पार्ट रहेगा। आपको रो फाइंड करना है, तो रो का जो फॉर्मूला होता है वो होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। व्हाट इज द टोटल चार्ज, दैट इज गिवन 16, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं है आपको, ये आपको साइड गिवन है, बट साइड की हेल्प से अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब। तो यहाँ पे आएगा a क्यूब, और a कितना आपका 2 है, तो 16/8 कितना आ गया आपका 2 कूलम अपॉन मीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, ये आप याद करिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे क्यूब के एक वॉल्यूम पे चार्ज कितना पड़ा हुआ है, 2 कूलम पड़ा हुआ है। चार्ज पूरा कितना है इस बॉडी पर, 16 कूलम है, बट इस बॉडी के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर, एक वॉल्यूम पर, है ना, कितना चार्ज पड़ा हुआ है, 2 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। तो डेंसिटी जो होती है, दिस ऑल आर फॉर यूनिट, है ना, 1 लेंथ या 1 एरिया या 1 वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान दिया। और नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं आज, वो देखो आप, देखना आप इसमें ना, अब देखो वो टाइम आ गया है जिसका अपने को ना बहुत टाइम से वेट था। आज पढ़ने वाले हैं वो अपना है गाउस लॉ, या गॉस लॉ बोल दो अपना, एंड इट्स एप्लीकेशन
एप्लीकेशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपन ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, एंड इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। क्योंकि जो इसका स्टेटमेंट होगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है ना। पहली बात तो ये आपको बताएगा कि इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस, यहां पे इसको आप अंडरलाइन करें, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस। दिस इज द स्टेटमेंट। इसका प्रूफ भी है कि ये कैसे बोल पा रहा है इस चीज को, है ना। तो मैं इसका जो प्रूफ है बता दूंगा आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में ना, अभी आप इसको याद करें ना, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं पहले बोल रहा हूं कि ये जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत काम की चीज है ना। ये आपको नियम जो है ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, पहली बात तो ओनली किसकी बात कर रहा है, ये क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस कौन कौन सी होती है, कोई स्फीयर हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है ना, कोई सिलेंडर हो सकता है, तो उनकी बात कर रहा हूं ओनली, ठीक है। तो क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो वो फ्लक्स होगा उस बॉडी में चार्ज कितना बंद हो रखा है इनटू 1/ε0। मैं इसको लिख रहा हूं ना मैथमेटिकली कि फ्लक्स जो होगा वो होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। ये है गाउस लॉ का स्टेटमेंट, इतना सही है। फाई इक्वल टू कितना आएगा, Q एनक्लोज्ड, यहाँ पे जो En है वो किसको बता रहा है, एनक्लोज चार्ज, उस सरफेस में बंद चार्ज, है ना, अपॉन में क्या आएगा ε0। ये जो टर्म है इससे अपन पहले से अपन इसको पढ़ रखे हैं, ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, वैक्यूम। अब ध्यान दे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक काम करूं कि मेरे पास में मान लो एक सिलेंडर, मान लो सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में मैंने एक चार्ज रख दिया मान लो 2 कूलम का। कितना मान लिया अपन ने, 2 कूलम चार्ज अपन ने यहाँ मान लिया। सिलेंडर अज्यूम कर लो आप, सिलेंडर के सेंटर पे अपन एक चार्ज पुट कर दिया कितना, 2 कूलम, है ना। भले चार्ज यहाँ रखो भले कहीं भी रखो, बट इसके अंदर रख, है ना, इसके अंदर रखा हुआ है। अब मैं पूछूं आपसे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो गया। तो पहली बात तो आपके डाउट ये आना चाहिए कि सर आपने तो कहा था कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की कंबाइन प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ ही नहीं है, तो यहाँ फ्लक्स कहाँ से आ गया। दोबारा बोल रहा हूँ मैंने आपको कहा पहले ही कि जो फ्लक्स है दैट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। यहाँ पे हाँ नो डाउट यहाँ पर एरिया तो है, बट सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर ये फ्लक्स कहाँ से बनेगा, क्यों बनेगा। तो आप ध्यान दो, आप यहाँ पे देखो आप एक बार के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अरे यदि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अराउंड। मेरी बात सही है क्या। हालांकि अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो कैसी बनेगी, तो प्लस का चार्ज रखा हुआ है तो प्लस से बाहर निकलेगी, आगे बनेगी, तो इसके चारों ओर मैंने बना दी मान लो इस टाइप की, है ना। ओनली मैं एक बार ही कर रहा हूँ, आगे काम नहीं करूंगा समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। ऐसे मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी। अब चेक करना आपको ये है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और एरिया भी आ गया, देन डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब ये फ्लक्स निकालना आसान कर दिया किसने, गाउस ने। जैसे आप याद करो फ्लक्स अपन ने पढ़ रखा है वो कितना होता है, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ये भी होता है, सही बात है, उसको आप भूल मत जाना, वो भी काम में आएगा यहाँ पर। बट वो कब काम में आएगा, वो आपके तब काम में आएगा जब आपको क्वेश्चन में ई और ए गिवन हो, आपको एंगल गिवन हो। बट इस मेरे क्वेश्चन में आपको एंगल गिवन नहीं है, ना आपको ई गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है चार्ज का वैल्यू, और आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है कितना फ्लक्स बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड यहाँ काम करना चाहिए कि सर यदि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है देन डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गया और यहाँ पर एरिया भी इसमें है, दैट्स वाई यहाँ पर फ्लक्स बनेगा। अब वो फ्लक्स कितना बनेगा, तो उसके लिए गाउस भाई साहब जो है अपने को ये बोलते हैं कि जो फ्लक्स बनेगा वो होगा कि उस बॉडी में चार्ज कितना बंद हो रखा है अपॉन ε0। तो आप सोचो कि मुझे इसका फ्लक्स निकालना है, बताओ कि इस बॉडी में चार्ज कितना बंद हो रखा है। तो चेक करो कि इस बॉडी में ओनली चार्ज जो है वो कितना है, 2 कूलम है, और कोई चार्ज आपको गिवन नहीं है, चार्ज इतना ही है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/ε0। ये अपना आंसर आ गया। और यदि आपकी इच्छा है तो आप इसका वैल्यू पुट कर दो आप, कि जो ε0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 8.85
इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो जो फाई बन जाएगा आपका वो आएगा 2/8.85 10 टू पावर माइनस 12 फेबर। ये आपका फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अब क्या कर दिया आपने, ऐसे रायता कर दिया आपने। नहीं बेटा, इसमें पहले अपन ने जो पढ़ रखा है वो है कि फ्लक्स निकालना जब आपको ई और ए गिवन हो, एंगल गिवन हो। आज जो पढ़ रहे हैं गाउस ने उसी चीज को आसान तरीके से निकाल दिया। जो पहले वाला फॉर्मूला था दैट वाज क्वाइट टफ, है ना, एंड वाज, है ना, मोर कैलकुलेटिव। बट जो अपन आज पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी इजी। कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, आपका माइंड ओनली इतना काम करना चाहिए कि यार इस बॉडी में चार्ज कितना बंद हो रखा है। यदि आपको वो मालूम पड़ जाए तो फ्लक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये इसका आंसर आएगा। ओके, एक आधी क्वेश्चन अपन यहाँ पर और करते हैं ना, तो इसको आप उतार ले। कई बार तो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इतना ही पूछता है आपसे कि स्टेट गाउस लॉ, इतना ही पूछेगा आपको। तो आपको 3 लाइन आपको ये लिखनी है और आपको ये लिख के आना पड़ेगा। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर भी कि वो जनरली इसको लिख नहीं पाते हो। बेटा आपको ये भी करना है काम और आपको इसमें ये वाला काम भी करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स आपको मिल पाएंगे वहां पर। एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक स्फीयर मान लो, कुछ भी मान लो, बस होना क्या चाहिए, क्लोज, बंद होना चाहिए। तो ये स्फीयर मान लो, पहली बात तो सर्कल नहीं है, स्फीयर है, गोला है, चार ओर से ना ऐसे गोला है। इस गोले में चार्ज है प्लस का 10 कूलम माइनस का 10 कूलम, ये चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है कि इस फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स लिंक विथ स्फीयर, कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। बताओ कितना फ्लक्स लिंक होगा। अब पहली बात तो देखो, अभी काम मैं बार बार नहीं करूंगा, बस आप अपने माइंड में रखिए कि 10 कूलम चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएगी, ऐसे बहुत सारी जा रही होगी, पता नहीं कितनी जा रही है, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। और 2 कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आ रही होगी। अब देखो फ्लक्स में एक कहानी और होती है कि ये फील्ड लाइन जो है अंदर की ओर आ रही है और ये बाहर की ओर जा रही है। तो यदि बाहर की ओर जाने वाली फील्ड को मैं प्लस मान लूं तो ये क्या बनेगा अपना, माइनस का बनेगा। खैर वो बात ना डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं थी ना। फाई निकालना आपको, तो फाई कितना होता है, क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है चार्ज पूरा, नेट चार्ज है ये। इसको आप और ना करेक्ट करिए इस चीज को आप कि ये जो होगा वो क्या होगा आपका, नेट चार्ज। तो सरफेस में बंद हो रखा है। बताओ कि इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना बंद हो रखा है, क्या 10 बंद हो रखा है या -2, नहीं, यहाँ पे जो नेट चार्ज क्लोज हो रखा है वो कितना आपका 8 कूलम है। बिकॉज 10 कूलम और -2 कूलम को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो योर आंसर विल बी 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आएगा, है ना। और तो जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ 10 बार निकल रही है तो यहाँ पे 2 ही अंदर आएगी, मालूम पड़ रहा है। बिकॉज अपन ने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी के अंदर कि जितना बड़ा वैल्यू होगा उतनी फील्ड लाइन उससे क्रिएट हो पाएगी। तो यदि यहाँ पे 10 बाहर निकल रही है तो 2 ही यहाँ पर क्या आएगी, अंदर आएगी। तो 10 को मैं प्लस का मान लूँ, 2 किसका मान लूँ, माइनस का मान लूँ, तो जो नेट फ्लक्स वो कितना आएगा अपना 8 के ना अप्रोक्स आएगा, दैट इज आंसर है ना, ऐसे। तो गाउस ने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया, आसान काम कर दिया, है ना, कि फ्लक्स जो है वो कितना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना चार्ज बंद कर रखा उतना ही फ्लक्स वहां पे बन पाएगा, है ना। ओके, इसको उतार ले। अब देखो जो एक और इसमें जो काम का है ना कि ये जो टर्निंग पॉइंट कहां पर आएगा, टर्निंग पॉइंट यहां पर आएगा कि एक तो जो स्टेटमेंट है फ्लक्स के बारे में वो किसने बताया अपने को, गाउस ने ना। और एक जो है मैंने पहले ही पढ़ रखा है डेफिनेशन में, ई ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। ध्यान देना, एक तो फ्लक्स अपन ने पहले पढ़ रखा है ये वाला, और एक अपन ने आज पढ़ लिया फ्लक्स। दोनों ही काम के हैं, बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको ना, क्वेश्चन में जो गिवन डाटाज है वो किस टाइप के हैं उस बात पर डिपेंड करेगा। यदि इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट क्यों कर रहा हूं, अरे भाई यदि फ्लक्स ही है क्या बुराई इसके अंदर। तो 1 इक्वल टू यदि मैं 2 कर दूं तो क्या बनेगा आपका, ई ए कोस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों की हेल्प से अपन यहाँ पे ई निकाल देंगे। और मैंने कहा था पहले भी आपको स्टार्टिंग में भी कि गाउस लॉ क्या करेगा, गाउस लॉ आपकी हेल्प करेगा लार्ज बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। आप याद करो अपन स्टार्टिंग भी यही की थी कि गाउस लॉ अपन क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि गाउस लॉ की हेल्प से अपन लार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखो कैसे निकल पाएगा, ये आ गया लेसन कि यहाँ पर आपको कैसे भी करके ए निकाल लेना है, एंगल निकाल लेना है, चार्ज निकाल लेना है, इन सबको यहाँ पुट करेंगे और अपने ई फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। ये अब अपने आगे बहुत काम में आएगा, इसको आप घोल के आप इसको पी जाओ आप आराम से।
ये रामबाण रहेगा अपना। आगे के एक दो लेक्चर के लिए ये आपके लिए बहुत काम करेगा ये चीज कि ई ए cos थीटा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसकी हेल्प से अपन एक वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो भी निकाल लेंगे, एक स्फीयर की वजह से कितना फील्ड बनेगा वो भी निकाल लेंगे, एक सिंपल प्लेट की वजह से कितना फील्ड बनेगा वो भी अपन निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। तो पूरी बात आप याद रखो आप कि अपन ने चैप्टर को कहाँ से कहाँ मूव करवाया इस समय सेकंड पार्ट में, है ना। पहले अपन ने एरिया वेक्टर पढ़ा, फिर अपन ने ये फ्लक्स पढ़ लिया, और आज अपन ने फ्लक्स फिर से पढ़ा है बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। अब इन दोनों को इक्वेट करके मैंने ई निकालूंगा यहाँ से, और ई निकालने का जो तरीका होगा ना वो बहुत ज़्यादा ना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, देखो इसमें और क्या कुछ रह थोड़ी गई इसके अंदर ना, देख लेते हैं। एक दिन मर जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यार इसमें क्या कुछ बाकी थोड़ी रह गया अपना, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ इसमें रह गया ना, अभी स्टार्ट होएगा ना ये गाउस लॉ। अभी तो अपन इसको तो बेसिक को पढ़ा अपन ने, कल से अपन काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं इसमें एक क्वेश्चन देखता हूँ मुझे मिलता है तो ना, चलो टाइम कितना हो गया वीडियो का, ठीक है 46 मिनट हो गई। और आई थिंक कि आज जो है ना ये पूरा टॉपिक हो भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन गाउस लॉ के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस 3-4 होंगे। एक वायर का फील्ड कितना होगा, पहला पार्ट ये रहेगा उसमें। एक स्फीयर का फील्ड कितना बनेगा, सेकंड पार्ट वो रहेगा। एक प्लेट का फील्ड कितना बनेगा आसपास के पॉइंट पर, थर्ड पार्ट वो रहेगा। तो इसके 3 इसके एप्लीकेशन है, उनमें गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन तीनों में से, तीनों एप्लीकेशन में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। तो आप तैयार रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इसको आप ढंग से पढ़ लेना कॉन्सेप्ट को ना, और जो क्वेश्चंस है जो डेरिवेशन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हाँ, बाकी जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे को, पहली बार मेरे से मिल रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर दो अपना, ओके, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ना और बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।